साहित्य अपने काल का प्रतिबिंब होता है। जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को स्पंदित करते हैं, वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के मंच से ये शब्द कहे गए थे। संघ के अध्यक्ष की हैसियत से भाषण देते हुए उन्होंने आगे कहा था, जब साहित्य पर संसार की नश्वरता का रंग चढ़ा हो और उसका एक एक शब्द नैराश्य में डूबा, समय की प्रतिकूलता के रोने से भरा और श्रृंगारिक भावों का प्रतिबिंब बना हो, तो समझ लीजिए कि जाति जड़ता और ह्रास के पंजे में फंस चुकी है और उसमें उद्योग तथा संघर्ष का बल बाकी नहीं रहा। उसने ऊंचे लक्ष्यों की ओर से आंखें बंद कर ली है और उसमें से दुनिया को देखने समझने की शक्ति लुप्त हो गई है। ये विचार किसी और के नहीं, बल्कि साहित्य को राजनीति के आगे चलने वाली मशाल मानने वाले महान कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के हैं। 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस के लम्ही ग्राम में जन्मे थे धनपत राय, जिनको हम सभी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। 250 से अधिक कहानियां, लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास निबंध लिखकर उन्होंने हिंदी साहित्य को तो समृद्ध किया ही, साथ ही अपने साहित्य के माध्यम से तत्कालीन समाज को आईना भी दिखाया। प्रेमचंद जिस समय में लिख रहे थे, ये वो दौर था जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों के अत्याचार से देशवासी त्रस्त थे। देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक आंदोलन हो रहे थे, पर इस समय ऐसे लोग भी थे जो अंग्रेजों की छत्र छाया में फल फूल रहे थे, अपने ही देशवासियों पर जुल्म कर रहे थे। उन्हें देश से नहीं, बल्कि अपनी सुख सुविधाओं और विलास से मतलब था। अपनी कई कहानियों के माध्यम से गांधीवादी प्रेमचंद ऐसे लोगों पर व्यंग्य करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कभी कभी वह अतीत का भी सहारा लेते हैं और उससे सबक लेने को कहते हैं। अपने समाज को आईना दिखाने के लिए प्रेमचंद ने लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित एक कहानी लिखी, जिसमें उन्होंने वह समय दिखाया जब देश में अंग्रेजों का आगमन हो रहा था और यहाँ के राजा नवाब अपने विलासपूर्ण जीवन में खोए हुए थे। आज कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 142 जन्म जयंती के अवसर पर आरोहण द कल्चरल ग्रुप की तरफ से आप सभी के सामने पेश है कहानी शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था, तो कोई अफीम की पीनक ही के मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का ही प्रावधान था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में सर्वत्र विलासिता ही व्याप्त थी। कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे में, इत्र मस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौवारा का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मादक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने में बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोर के साथ पेश की जाती थी। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं, जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चखौतियां करते, आखिर और करते ही क्या।
प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछा कर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दांवपेच होने लगते थे। फिर खबर ना होती कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर और कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता था, खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था। दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात ना थी कि मिर्जा के घर के और लोग उसके इस व्यवहार से खुश हों। घर वाले का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोचती ही रहती थी, थक थक उधर बाजी बिछ जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी भीतर आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं? कह दो आकर ले जाए। खाने की भी फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सर पे पटक दो, खाएं चाहे कुत्तों को खिलावें। पर रूबरू वह भी कुछ ना कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से। उन्होंने उसका नाम मीर बिगाड़ रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा ले आए। दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्जा ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहबा का मिजाज गर्म था। इतनी तसल्ली कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किश्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझला कर बोले, क्या ऐसा दम लगो पर है, जरा सब्र नहीं होता। अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं। जी हाँ, चला क्यों ना जाऊं। 2 किश्तों में आपकी मात जो होती है। जनाब इस भरोसे ना रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रहें और मात हो जाए। पर जाइए सुनाइए, क्यों ख्वामखा उनका दिल दुखाइएगा। इसी बात पर मात करके ही जाऊंगा अब तो। मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। अरे यार, जाना ही पड़ेगा हकीम के यहाँ। सिर दर्द खाक नहीं है, बस मुझे परेशान करने का बहाना है। कुछ भी हो, उनके खातिर तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चाल और चल लूं? हरगिज नहीं, जब तक आप सुनना आएंगे मोहरे पर हाथ नहीं लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदलकर लेकिन करहाते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। अरे क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही ना थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। क्या जैसे वह खुद निखट्टू है वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला। अरे बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तो मजबूर होकर मुझे खेलना ही पड़ता है। दुत्कार क्यों नहीं देते?
बराबर का आदमी है, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे हैं, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाएंगे तो हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाएं। हाँ हाँ, कहीं ऐसा भी गजब ना करना। जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहाँ जाती है? जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोके तो जानू। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारी का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगे। खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम, मेरी ही मैयत देखो जो उधर जाओ। लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवान खाने के द्वार तक गईं, पर एकाएक परपुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंक के जाते देखे, चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई हैं। चुपके से घर की राह ली। तुमने गजब किया। अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लोग खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हा चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम के साहब के यहाँ कि अब भी तामुल है। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती है, मगर आपने उन्हें यूं सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं। घर का इंतजाम करना उनका काम है। दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। खैर, यह तो बताइए, अब कहाँ जमाव होगा? इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा है, यहीं जमे। लेकिन बेगम को कैसे मनाऊंगा? जब घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम ने किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में भी साथ बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा बढ़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाते। उधर नौकरों में कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे। घर में चाहे कोई आए चाहे जाए, इनसे कुछ मतलब ना था। अब तो 8 पहर की धौंस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई लाने का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहब से जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए हैं। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठो तो शाम ही कर दी। घड़ी याद घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम है, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है।
यहाँ तक कि यही चर्चा रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुन सुन कर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही कहाँ, क्या किया जाए। मोहल्ले में 2-4 पुराने जमाने के लोग थे। वे आपस में भांति भांति की अमंगल की कल्पनाएं करते। अब खैरियत नहीं है। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला ना था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची चली आती थी और वह वैश्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेजी कंपनी का ऋण दिन पर दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भोग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था ना होने के कारण वार्षिक कर भी ना वसूल होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चोर थे। किसी के कानों पर जो ना रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते हुए कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते भीड़ हो जाती, तो मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले जाते। मीर साहब अपने घर में बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र शतरंज के दलदल में गोते खा रहे थे। इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सर पर आ गई? यह तलबी किस लिए हुई? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकर से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं तो कहाँ है? यह मैं नहीं जानता। क्या काम है? काम तुझे क्यों बताऊंगा? हुजूर में तलबी है। शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि दिल लगी। मोर्चे पर जाना पड़ेगा। 2 आटे चावल का भाव मालूम हो जाएगा। अच्छा, तो जाइए, कह दिया जाएगा। कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊंगा। साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी ना हो। कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। आफत है और क्या। कहीं मोर्चे पे जाना पड़ता तब तो बेमौत मारे जाते। बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहीं किसे खबर होगी। हजरत आकर आप लौट जाएंगे। वल्लाह, आपको खूब सूझी। इसके सिवा कोई तदबीर नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चल ली। अब भूल कर भी घर पर ना रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डब्बे में गिलौरियां भरे, गोमती पार एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब असाफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिल्लम और मदिरा ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किश्त, शह आदि 1-2 शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य निकलता ही न था।
कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिल्लम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली जाती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इनकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों से होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। आने दीजिए, किस्त बचाइए। लो या किस्त। जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं। देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, या किस्त। तोप खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह है। सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। जनाब, हीले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, या किस्त। आप भी अजीब आदमी हैं। यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे? जब चलने का वक्त आएगा देखा जाएगा, यह किस्त। बस अब के शहर में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। आज खाने की कैसे ठहरेगी? अजी, आज तो रोजा है। क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है? जी नहीं, शहर में जाने क्या हो रहा हो। शहर में कुछ ना हो रहा होगा। लोग खाना खाकर आराम कर कर सो गए होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में कोई ना कोई हलचल थी, न मार काट, एक बूंद भी खून न गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहाए बिना न हुई होगी। यह वह हिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अंधपतन की चरम सीमा थी। हुजूर, नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया है। होगा, ये लीजिए शहद। जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त तबीयत इधर नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। रोया ही चाहे, यह ऐश वहां कहाँ नसीब होगा। यह किश्त। किसी के दिन बराबर नहीं जाते, इतनी दर्दनाक हालत है। हाँ, सो तो है ही। यह लो किश्त। बस आपकी किश्त में मैं मात ही दे दूंगा, बच नहीं सकते। खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता? हाय गरीब वाजिद अली शाह। पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किश्त और यह मात। लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है, मीर साहब ने कहा। आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपने हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई।
खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीलें आ आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। एक चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती जिससे बाजी खराब हो जाती। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र हो जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते, चुटकियां लेते, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप को मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे, पर जो जो बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकल जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल बदला न कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। यह आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मोहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आप चाल न सूझे मोहरा छुइए ही नहीं। आप एक एक चाल आधे घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वही रख दीजिए। मैंने चाल चली ही कब थी? आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मुहरा आप कयामत तक ना छोड़े तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। अरे धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मुझे क्यों मात होने लगी? तो आप मुहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छीला किए, आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। क्या घास? घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे। यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। अजी जाइए भी, गाजुद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं। क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालीख लगाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाते चले आए हैं। अरे चल चरकटे, बहुत बढ़कर बातें ना कर। जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाल ली। है हौसला? आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो ही जाएं, इधर या उधर। तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावनाओं का अंध पतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में अपने प्राण गंवा दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। खंडर की टूटी हुई मेजराबें, गिरी हुई दीवारों पर धूल जमी मीनारें इन लाशों को देखती और सिर गूंजती थी। आरोहण द कल्चरल ग्रुप के इस प्रस्तुति में आप सुन रहे थे कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी शतरंज के खिलाड़ी। प्रस्तुति के क्रम में प्रतिभागियों के नाम है नूतन, विधि और जयदीप। बैकग्राउंड नरेटर्स के रूप में है अद्रिका और श्रेया।
आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताएं। उम्मीद है आगे भी हमें आपका साथ ऐसे ही मिलता रहेगा। धन्यवाद।